नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली से पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी का बड़ा एक्शन। देश के कई राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। करीब 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है। तेलंगाना, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी हुई है। पीएफआई के अध्यक्ष के घर पर भी छापेमारी हुई है। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। लखनऊ के इंदिरानगर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। एनआईए की 4 टीमें यूपी में छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में एनआईए की छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। तो एनआईए के पास पुख्ता सबूत हैं, बहुत खुफिया जानकारी भी है, जिसके आधार पर एनआईए ये छापेमारी कर रही है। तो पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने के पीएफआई के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तेलंगाना, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी हो रही है और अब लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश में एनआईए और एटीएस की छापेमारी। एनआईए एटीएस की 4 टीमें यूपी में छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में छापेमारी चल रही है। इंदिरानगर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में 10 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एनआईए की छापेमारी जारी है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए, जो कि आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है, वो छापेमारी कर रही है। मनीष पांडे, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष पांडे, एनआईए जो इतनी बड़ी मात्रा में छापेमारी कर रही है देश के कई राज्यों में, उसे कैसे देखा जाए? जो गिरफ्तारियां आज हो रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई का जो चीफ है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जो पीएफआई है, पीएफआई के टेरर फंडिंग को लेके एनआईए काफी दिन से काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीएफआई के तमाम बहुत सारे मेंबर्स को पहले ही एनआईए अपने गिरफ्त में ले चुकी है और आज ये जो छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब 10 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, वाराणसी के अलग अलग स्थानों पर एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही है और उत्तर प्रदेश से जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश से जो खबरें आई है, वो एनआईए की जो टीमें हैं उन्होंने अब तक करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया है जो पीएफआई की टेरर फंडिंग में शामिल थे। तो ये पूरा मामला पीएफआई की फंडिंग का है। पीएफआई को पहले भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएफआई पे के तमाम लोगों पर पहले भी एनआईए कार्रवाई कर रही है और ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जो पूरे देश भर में चल रही है। और वो कौन लोग थे जो एनआईए को फंडिंग करते थे, उसके एनआईए का जो संगठन चलता था उसके पीछे कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों का सपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात जो फंडिंग की आ रही कि फंड कैसे कर रहे थे, कौन कौन लोग कर रहे थे, तो वो तमाम लोग अब निशाने पे हैं एनआईए की। हालांकि टीमें काम कर रही हैं, 100 से अधिक लोगों की पूरे देश भर से हिरासत में लेने की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 8 बताए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई जब तक चल रही है तब तक अभी बता पाना मुश्किल है कि अभी और कितने लोग इस मामले में हिरासत में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष पांडे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि तमाम ये जो एजेंसियां रहती हैं, पीएफआई, जो तमाम ये संस्थाएं रहती हैं पीएफआई जैसी, क्या इनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है कि इनकी फंडिंग कहां से आती है उसके बारे में ये ब्रीफ करें, बताएं और पूरी रिपोर्ट तैयार करें? आखिरकार जांच की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, पीएफआई जो पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जो एजेंसी थी, ये एजेंसी तमाम बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही है। बहुत सारे इंटरनल जो मूवमेंट्स, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारी हिंसक घटनाएं, लखनऊ में जो हिंसा हुई थी कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, उसमें भी पीएफआई के लोगों का हाथ आया बताया जा रहा था। तो ये एक ऐसा संगठन था जो अंदर ही अंदर रह के और अंदर ही अंदर लोगों को भड़काने का काम करता था, लोगों को उकसाने का काम करता था। फिलहाल काफी समय पहले ही इसे जैसे प्रतिबंधित कर दिया गया, जैसे जैसे इसकी जैसे नाम इसका सामने आया, जब काम पता चला तो गवर्नमेंट की एजेंसियों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। इससे जुड़े हुए तमाम लोग हिरासत में लिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो
चल रही थी, ये जो संस्था चल रही थी, उस संस्था को चलाने वाले कौन है? क्योंकि दो चेहरे होते हैं, चलाने वाला होता है और चलाने वालों के पीछे भी बहुत सारे सपोर्टर होते हैं। पहले भी शायद ये इस तरह की खबरें आई हैं कि तमाम विदेशों से भी जो इन संस्थाओं को फंड किया जाता था, पीएफआई को। अब जो एनआईए जो पड़ताल कर रही है, वो पूरे देश में फैले हुए इनके जाल पड़ताल कर रही है कि कहां कहां किन किन प्रदेशों से किन किन लोगों के साथ किन किन शहरों से इनके तार जुड़े थे, जो लोग इन्हें फंड करते थे। तो निश्चित रूप से जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तरह का काम करती हैं और एनआईए बेहतर काम कर रही है और अपने तरीके से काम कर रही है। और जैसे कोई भी अगर इस तरह की संस्था या एजेंसी या किस तरह का संगठन होता है जो सरकार को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार का गृह मंत्रालय हो, अगर उस तरह की सूचना मिलती है तो उस तरह की अलग अलग एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं और जांच करके उन दोषियों को विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करती है। तो एनआईए भी इसी तरह की एक संस्था है। एनआईए भी केंद्र सरकार की संस्था है और चूंकि ये जो पीएफआई का नेटवर्क था वो पूरे देश में फैला हुआ था, तो लिहाजा इसको देखते हुए एक साथ संगठित तौर पर पूरे देश भर में कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती दौर में भी 10 राज्यों में टेरर फंडिंग के मामले में जो उनको मिली थी, सूचनाएं मिली थी, जो उनके पास सोर्सेज थे, उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। और 100 लोगों को हिरासत में लेना मामूली बात नहीं है। अगर 10 राज्यों से पीएफआई जैसे संस्था से जुड़े हुए, टेरर फंडिंग जैसे मामले से जुड़े हुए 100 लोग हिरासत में लिए जाते हैं तो मामला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और अभी लगातार छापेमारी चल रही है। बाकी जो भी अपडेट ऑफिशियल एनआईए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आएगा उसे वो समय समय पर देंगे, लेकिन अभी तक जो सूचना निकल के आ रही है उसके करीब 100 लोगों की वो हिरासत में लिया गया है, लगी गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। यूपी विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होगा। आज का दिन सदन में महिला विधायकों के नाम होगा। आज सदन में महिला विधायकों को ही बोलने का मौका मिलेगा। पहली बार सदन की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम है। सदन में केवल महिला विधायक महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगी। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और आज सदन में महिलाओं की आवाज गूंजेगी। महिला सशक्तिकरण का ये एक बेहतरीन उदाहरण कि आज सरकार में भी महिलाओं की आवाज को उठाया जा रहा है। तो आज केवल महिला विधायक ही बोलेंगी, महिला विधायक ही महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगी और महिलाएं ही इसका जवाब देंगी। ये एक नई शुरुआत है, नई पहल है और इस नई शुरुआत, नई पहल को देखते हुए अभी तक क्या कुछ इस विधानसभा सत्र से निकल कर के आया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम कि महिलाएं आज महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा में उठाएंगी। तो महिला विधायक महिलाओं की आवाज बनेंगी और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। खास तौर पर जो उनका निर्वाचन एरिया है, निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से वो चुन कर के आई हैं, वहां की तमाम समस्याओं को खड़ा करेंगी। महिलाओं की भागीदारी है 10%, 9% है और 18वीं विधानसभा में भागीदारी पहले से ज्यादा मानी जा रही है। महिलाओं की संख्या बढ़ी है विधानसभा में। पहली विधानसभा में भागीदारी महज 2% थी। 17वीं विधानसभा में भागीदारी 10% तक बढ़ी और उसके बाद अब महिला विधायकों की संख्या 47 है इस वक्त। तो महिलाओं की भागीदारी इस वक्त 10.99% है, यानी कि तकरीबन 11% महिलाएं हैं विधानसभा में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा जो इतिहास रचेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना कि कौन कौन से मुद्दे उठाए गए। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या जवाब दिया जाएगा। महिलाएं कौन सा मुद्दा उठाती हैं महिलाओं के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की आवाज को सुना जाए और जिस तरह से हम लगातार ग्राफ देख रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में बढ़ रही है। लिहाजा आज तमाम जो महिला विधायक होंगी केवल वही बोलेंगी, वही अपने
मुद्दों को रखेंगे। अभी तक क्या कुछ निकल करके आए विधानसभा सत्र से, क्या बातें उठाई गई हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलसी हो या फिर वो एमएलए हो, वो लगातार पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि आज पूरे दिन जो चर्चा होगी वो महिलाओं के मुद्दे होंगे, महिलाएं ही बात रखेंगी, महिलाएं अपनी बात रखेंगी और उस सारी जो चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है महिलाओं के लिए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो महिलाएं अपनी बात रखना चाहती हैं, वो यह चाहती हैं कि कुछ ऐसा और कुछ होना चाहिए और कुछ बदलाव होने चाहिए या चीजों में और बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर भी ये चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और लगातार जो महिला विधायक यहाँ पर पहुंच रही हैं, जो महिला मंत्री हैं यहाँ पर पहुंच रही हैं, उनसे भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी हम पूछ रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर वो आज अपनी बात रखने वाली हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम विधान परिषद की बात करें तो डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल हैं, जो कि एमएलसी हैं और आज वो अधिष्ठाता के तौर पर, मतलब जो सीट सभापति के लिए निर्धारित होती है उस पर वो बैठेंगी और खुद पूरी कार्रवाई करेंगी। तो मतलब हम अगर इन सारी चीजों को देखें तो सीधे तौर पर एक कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो अपनी चीजों को उठा सकती हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं जानकारी दी जाए और जो वो अपने मुद्दे रखना चाहती हैं उस पर भी सरकार एक्शन ले। बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपनी तरीके का एक अलग प्रयोग, एक अलग प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, कहीं उन बहुत सारे विषयों को लेकर आज सीधे तौर पर ये पूरा दिन महिला जनप्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जो महिला जनप्रतिनिधि है वो अपनी बातों को रख सकेगी, अपनी चर्चा में भाग ले सकेगी और हम कहें कि ये प्रायोरिटी के तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी। सरकार की जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, जो महिला मंत्री हैं, वो इन सारी चीजों के जवाब भी देंगी और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं चीजों को सुनेंगी, अपनी बात भी रखेंगी और जिसके बाद अगर कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आती है जो महत्वपूर्ण है, जिसको वास्तव में जल्द किया जाना चाहिए, उस पर भी सरकार विचार करेगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद एक बड़ा हम कहें कि निर्णय और बड़ा दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए, जहां पूरा दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। एसके वाजपेयी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल तो है, सराहनीय जरूर है, लेकिन हम 2022 में खड़े हैं और 2023 की तरफ देख रहे हैं। 2023 नजदीक ही है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी देर कैसे हुई, आखिरकार अब ये विचार कैसे आया? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो जो सदन होता है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहां पर किसी को भी बोलने की आजादी है, चाहे वो महिला विधायक हो या पुरुष विधायक हो। अगर वो अपना कोई सवाल रखना चाहता है, अपनी कोई बात रखना चाहता है, कोई विषय है जो उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा चाहता है, तो उसके लिए सीधे तौर पर वो अपनी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के सभापति के यहाँ लगा सकता है, जिसके बाद उसको समय दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया प्रयोग किया गया है, जिसमें पुरुष जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बजाय आज पूरी महिला जनप्रतिनिधियों को समय दिया जा रहा है और सीधे तौर पर वो आज इस पूरी चर्चा में भाग लेने वाली है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक की अगर हम बात करें तो उनको रोका नहीं गया है, वो कभी भी अपनी बात सदन में रख सकती हैं, क्योंकि सदन में सभी को, जो 403 विधायक हैं या अगर विधान परिषद की बात करें तो 200 विधान परिषद सदस्य हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज वो स्पेशल तौर पर अपनी बात रखेंगे, पुरुष विधायक उसमें इंटरेक्ट नहीं करेंगे, महिला विधायक की तरीके से। ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा रद्द हो गया है। 4 दिवसीय महोत्सव का सीएम ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 45 जिलों की ओर से लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा, लेकिन अब ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे। महेश ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए। महेश, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा रद्द हुआ है? देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सारे दीनदयाल धाम पर मुख्यमंत्री का आज दौरा था और मुख्यमंत्री यहाँ पर एक किसान गोष्ठी को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जहाँ का संबोधन होता जो पंडाल था वहां पर देर रात से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण इस पंडाल में काफी पानी भर गया और पानी का निकालने का कोई ऐसा साधन नहीं, क्योंकि आसपास पानी निकालने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उस पानी निकालना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रशासन के द्वारा वहां पर
ये सारी चीजें जानकारी दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा रद्द किया गया है, जबकि यहाँ पर पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा कर ली गई थी। लेकिन सारी तैयारियां जो भी हैं, बारिश के चलते वहां पर पंडाल में पानी भर जाने के कारण ये दौरा रद्द हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जो भी उसको संबोधित करेंगे, किसान गोष्ठी को संबोधित करेंगे, तो उसको कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया जाएगा। जी महेश, कब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या टाइमिंग है? इसका समय वैसे तो मुख्यमंत्री का यहाँ का समय आने का 2:30 बजे का था, और 2:30 बजे के बाद में ये कार्यक्रम शुरू होना था 3:30 से, और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित था। लेकिन अब ये पानी भर जाने के कारण दौरे को रद्द किया गया है, और ये कार्यक्रम अब 2 बजे का समय बताया जा रहा है कि 2 बजे इस कार्यक्रम को किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम इस जानकारी के लिए। अब नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी भ्रष्टाचार की नींव पर रखी इमारत को हाईकोर्ट ने गिराने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के रामप्रस्थ कॉलोनी का है, जहां पर G+2 8 इमारतों को एक शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारी अधिशासी अभियंता आलोक रंजन से बात की है, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर एक टीम बनाई गई है जो कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पर अमल किया जाएगा। गाजियाबाद में भी अवैध तरीके से लगातार निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है, और अब गाजियाबाद में 8 ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको तोड़ने का आदेश दिया गया है, या फिर यूं कह लीजिए उन निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के सूर्य नगर के पास रामप्रस्थ में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बिल्डिंगें मौजूद हैं। आपके सामने इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, यहाँ जो ये कोने पर जो मकान बने हैं ये अवैध निर्माण की तरह निकलकर सामने आए हैं, और इनका जो मानचित्र है वो पूरी तरह से सही नहीं है, और साथ ही जिस तरह से निर्माण के समय इन पर ध्यान देना था उस पर भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके बाद लगातार अब उच्च न्यायालय से ये कहा गया है कि इन बिल्डिंगों को चयनित करके इनको ध्वस्त किया जाए। गाजियाबाद में पूरी इसी तरह की 8 ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको अब ध्वस्त करना है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से अगली खबर, निर्माणाधीन दीवार गिरने से जांच हुई तेज। अथॉरिटी की डीजीएम श्रीपाल भाटी से पूछताछ की गई है। नाले की खुदाई का टेंडर देने से जुड़े पूछे गए हैं सवाल। नोएडा पुलिस और अथॉरिटी ऑफिसर के बीच तनातनी देखने को मिली। अथॉरिटी अधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। डीजीएम को जांच के नाम पर 8 घंटे थाने में बिठाने के आरोप भी हैं। सेक्टर 21 में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हुई थी। बाउंड्री वॉल की नाली की मरम्मत के समय यह हादसा हुआ था। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। निशांत शर्मा, बाउंड्री वॉल की नाली की मरम्मत के समय ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें क्या कुछ बड़ी अपडेट है, कहां तक जांच पहुंची? अथॉरिटी के डीजीएम श्रीपाल द्वारा पूछताछ की गई। नाले की खुदाई का टेंडर देने से जुड़े गए सवाल पूछे गए। नोएडा पुलिस और अथॉरिटी ऑफिसर के बीच तनातनी देखने को मिली है। निशांत हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए हैं नोएडा से ही। निशांत, पूरा मामला एक बार बताएं। देखिए, नोएडा जलवायु हादसे में कहीं ना कहीं जो डीजीएम है नोएडा अथॉरिटी के श्रीपाल भाटी से कल 8 घंटे लगभग पूछताछ हुई है, जो कि थाने उनको सेक्टर 20 लाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कई उनके मुद्दों पर पूछताछ की गई कि किस तरीके से निर्माण था, किस तरीके से जो खुदाई की गई थी नाली की वो किस लेवल तक की गई थी। उनके साथ में एक अन्य अधिकारी जो है कर्मचारी, उससे भी पूछताछ की गई। और कहीं ना कहीं इसमें ये देखा गया कि नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस में आपस में तनामनी देखी गई, और जिसमें देखते हुए जब ज्यादा समय हो चुका था तो उसको लेकर नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी और अधिकारी थाने पर पहुंचे, और भारी संख्या में उन्होंने नोएडा पुलिस पर आरोप भी लगाया कि कैसे हमारे एक अधिकारी को थाने में बैठा कर रखा। तो तमाम तरीके से फिर उसके बाद जो है पूछताछ करने के बाद नोएडा पुलिस द्वारा उसको बाकायदा छोड़ा गया डीजीएम को। लेकिन साफ तौर पर नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था,
हालांकि जो देखा जा सकता है कि नोएडा पुलिस जो है नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारियों पर भी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें अभी जो है जो ठेकेदार है, जो मुख्य ठेकेदार है सुंदर यादव, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो नोएडा पुलिस है वो दबिश दे रही है, अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी में आपस में तनामनी दिख रही है, जिसको लेकर अब जो है कहीं ना कहीं जो तलवार है वो बीच में लटकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की जो मौत हुई है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मुख्य आरोपी अभी जो ठेकेदार है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब जांचने की कोशिश की जा रही है। निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब रायबरेली से अगली खबर आपको बता दें, आदित्य हत्याकांड में 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरपी यादव समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गवाह को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। शहर कोतवाली में सभी के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। और सपा से सदर विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं आरपी यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरपी यादव समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। गवाह को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है आरपी यादव पर। शहर कोतवाली में सभी के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। सपा से सदर विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं आरपी यादव। असद खान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। असद, क्या कुछ है पूरा मामला? आरपी यादव समेत 14 लोगों पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई आखिरकार? ये चर्चित हत्याकांड था। करीब 2.5 साल पहले आदित्य हत्याकांड हुआ था और ये सोमू ढाबा जो सुरेश यादव चलाते थे, जो आरपी यादव विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं, अब की बात भी वो प्रत्याशी थे। ये नामजद थे और जेल गए हुए थे। करीब 2.5 साल बाद ये बेल पर बाहर आए हुए थे और उसके बाद जो गवाह थे, उस हत्याकांड के जो गवाह थे, उनको धमकाने के आरोप में कोतवाली पुलिस में 14 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं से अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि वो खुद बेल पर हैं और उनके साथ करीब 14 लोगों ने इस पूरे दबाव में जो अहम भूमिका निभाई है, उन पर जो मुकदमा कायम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आरपी यादव की मुश्किलें अब बहुत ही जरूर नजर आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।